पिछले क्लास में हमने डिस्कशन किया था किस तरीके से मेथड ऑफ रिजोल्यूशन से हम रिजल्टेंट बहुत सारी फोर्स का रिजल्टेंट कैसे निकाल पाते हैं और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे उसका हमने इस मेथड में हम निकाल पाएंगे वो हम दिखा था पिछले क्लास में। ठीक है, मैं एक बार रिमाइंड कर देता हूँ। तो मान लो किसी भी पॉइंट ए पॉइंट है, ये पॉइंट में एक फोर्स अप्लाई हो रहा है आर, ये फोर्स अप्लाई हो रहा है आर। तो आर को आर हॉरिजॉन्टल के साथ एट एन एंगल थीटा में अगर एक्ट कर रहा है, ठीक है, मैग्नीट्यूड इज आर एंड डायरेक्शन इज थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अलोंग द वाई एक्सिस। दिस इज अब हमारा वाई एक्सिस एंड दिस इज हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ना हॉरिजॉन्टल ये आर फोर्स को हम हॉरिजॉन्टल डिवाइड कर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? नाउ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट of the r that is equal to r cos theta, r cos theta। ठीक है, एंड वर्टिकल कंपोनेंट v वर्टिकल कंपोनेंट v इक्वल टू r sin theta। ठीक है, ये हमारा मेथड ऑफ रिजोल्यूशन का प्रोसेस से हमें मिलता है। किसी भी फोर्स को अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में हम अगर डिवाइड करेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज द r cos theta and vertical component is the r sin theta, where theta is the angle between the horizontal axis and the force r। ठीक है, तो इसमें याद रखने के लिए कैसा प्रोसेस है, जो नजदीक है जिस एंगल से अटैच हुआ है, मान लो x कंपोनेंट है, x से जो नजदीक है वो है cos, नजदीक एंगल का जो नजदीक का जो एक्सिस है वो है cos, नियर बाय जो है cos, और जो एंगल से दूर है, दूर का जो कंपोनेंट है वो होगा साइन। जैसे ये होगा साइन और ये होगा हमारा cos। ये याद रखने के लिए एक टिप्स है, कैसे हम याद पाएंगे, क्योंकि हम जब कोई कॉम्प्लेक्स बॉडी का फोर्स एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में cos होगा, कौन सी डायरेक्शन में साइन होगा, बहुत कंफ्यूजन होता है। इसीलिए याद रखने की सिंपल तरीका है, जो एंगल है, एंगल के साथ जो नजदीक का कंपोनेंट है वो होगा cos, और एंगल से दूर का जो कंपोनेंट है वो होगा हमारा साइन। राइट, ये होगा हमारा मेथड ऑफ रिजोल्यूशन। तो आप मान लो किसी भी बॉडी के ऊपर बहुत सारी फोर्स F1, F2, F4 ये एक्ट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें समेशन ऑफ एज कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब सारा जितना भी फोर्स एक्ट कर रहा है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे और उसको सम करेंगे। ठीक है, दैट इज समेशन ऑफ एज इक्वल टू, मान लो H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करेंगे, जितना भी फोर्स एक्ट कर रहा है सारा फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे। समेशन ऑफ बी इक्वल टू आएगा हमारा V1 प्लस V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। ठीक है, तो ये हमारा समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, समेशन ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट हम निकाल लेंगे। उसके बाद रिजल्टेंट फोर्स, व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स? फॉर्मूला इज रिजल्टेंट फोर्स ऑफ दिस फोर्सेस
of this number of forces are equal to root under of summation of horizontal component उसका होल स्क्वायर प्लस summation of vertical component उसका होल स्क्वायर. That is the हमारा R value, magnitude of R. Now direction मान लो 10. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोलो. सर कुछ बच्चों की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है. क्यों? सर को डिफेक्ट आ रहा है, बाद में कुछ नोट लिखा आ रहा है. तो मैं दोबारा लिंक भेज देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है? ओके सर, आप भेज दीजिए. ठीक है, तो there is magnitude of resultant force R equal to root under of summation of horizontal component whole square plus summation of vertical component whole square. Now direction 10 phi, मान लो resultant force जो है, तो इसका अगर हम ग्राफिकल ड्रॉ करेंगे, ये हमारा हो गया. ग्राफ में अगर ड्रॉ करेंगे, that is in y axis summation of B, and in x axis that is summation of H. Now resultant force R, हमारा resultant force that is हमारा resultant force, that is R, resultant force R. ठीक है, तो summation of B R equal to summation of H square plus summation of B square. ठीक है. Now consider the angle between R and summation of H और horizontal axis is equal to phi. ठीक है, अगर हम phi कंसीडर करें तो tan phi equal to summation of B divided by summation of H, summation of B divided by summation of H. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दो फॉर्मूला है. देखिए हमारा समेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर. ठीक है, इस फॉर्मूला से हमें मैग्नीट्यूड ऑफ आर मिल जाएगा और इस फॉर्मूला से हमें डायरेक्शन मिल जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जब किसी भी बॉडी के ऊपर बहुत सारी फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसका रिजल्टेंट हम निकाल पाएंगे. फर्स्ट फॉर्मूला से एक नंबर फॉर्मूला से हमें मिलेगा मैग्नीट्यूड, एंड 2 नंबर फॉर्मूला से हमें मिलेगा डायरेक्शन, दैट इज एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड द एक्सिस, आइदर हॉरिजॉन्टल एक्सिस आइदर वर्टिकल एक्सिस. क्लियर सबको? कोई किसी का डाउट है तो बताओ. यस सर, क्लियर. सारा स्टूडेंट एक बार कंफर्म करो, मैं फिर एक प्रॉब्लम करवाऊंगा. यस सर. ठीक है, तो अब हम देखते हैं एक प्रॉब्लम देखते हैं, या फिर फिगर में ये जो स्क्रीन में एक ड्राइंग दिखाई दे रहा है. ठीक है, इसको रिजल्टेंट निकालो और डायरेक्शन निकालो. ठीक है, इस फिगर में 3 फोर्स ऐड कर रहा है, एक है 50 न्यूटन, एक है 80 न्यूटन और एक है 70 न्यूटन. ये तीनों फोर्स का रिजल्टेंट निकालना है, आर वैल्यू एंड फाई वैल्यू निकालना है. तो जल्दी करके ये प्रॉब्लम कर लो. ठीक है, तो मैं समझूंगा तुम्हारा ये पूरा का जो ये है मेथड है वो क्लियर हो गया. सिंपल फॉर्मूला है और सिंपल प्रॉब्लम है, थोड़ा जल्दी करो. राइट, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में चला जाएंगे.
सर हो गया, आगे करवाओ। आंसर बताओ कि कितना आंसर आ रहा है। चैट में एक बार चैट में लिख दो कितना आंसर आ रहा है। आर वैल्यू कितना आ रहा है और पाई वैल्यू कितना आ रहा है। लिख दो कितना आ रहा है आंसर, चैट में लिख दो। तुम्हारा हो गया ना। सर 1 मिनट रुक जाओ सर, 1 मिनट। कैलकुलेट करो, साइंटिफिक कैलकुलेटर में कैलकुलेट करो, क्योंकि एग्जाम में ये कैलकुलेटर जरूरी है। कैलकुलेटर चलाना भी सीखना चाहिए ना, अगर यहाँ पे नहीं करोगी तो सीख नहीं पाओगे। बाकी स्टूडेंट का क्या हाल है, कर रहा है सब। यस सर। बाकी कोई तो कुछ बोल रहे हैं, आयुष, चिराग, आशीष, दीनू, ज्ञानेश्वर, कर रहे हैं सर। हर्ष, ज्योति, यस सर। मोइनेश, कर रहे हो। नंदन कुमार, निखिल, पीयूष नेगी, प्रशांत कुमार, प्रशांत वर्मा, रितेश कुमार, रुस्तम शाही। हाँ कर रहा है, कर दो। तीन फोर्स है, तीनों फोर्स को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड करो, और जब समेशन करोगे तो प्लस माइनस देख के समेशन करना है। डायरेक्शन एक ही सेम डायरेक्शन में है तो प्लस है, मान लो एक साइन कन्वेंशन फॉलो करना है। मान लो अपवर्ड डायरेक्शन में जो आ रहा है, जो फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड आ रहा है वो पॉजिटिव लेना, और जो डाउनवर्ड आ रहा है वो नेगेटिव लेना, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल के केस में जो लेफ्ट टू राइट है वो पॉजिटिव लेना, और जो राइट टू लेफ्ट है वो नेगेटिव लेना, साइन कन्वेंशन, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन फॉलो करेगी तो आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो तीनों फोर्स को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में डिवाइड करो, H1 H2 H3 आएगा, V1 V2 V3 आएगा। अगर देखो अकॉर्डिंग टू दिस साइन कन्वेंशन H1 H2 H3 तीनों का प्लस होगा या माइनस होगा डिटरमिन कर लो। सिमिलरली B1 B2 B3 के सेम, B3 केस में भी सेम है, जो अपवर्ड आएगा वो पॉजिटिव लो, और जो डाउनवर्ड आएगा उसके आगे नेगेटिव लगा दो। उसके बाद सब जोड़ दो, समेशन ऑफ बेस निकल जाएगा, समेशन ऑफ बी निकल जाएगा। उसके बाद फॉर्मूला में पुट कर दो और आर वैल्यू निकल आएगा, और tan phi इक्वल टू समेशन ऑफ बी बाई समेशन ऑफ बेस, यहाँ से फाई वैल्यू निकल आएगा।
समेशन ऑफ एज कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ एज? किसी का निकल आया है? समेशन ऑफ एज का वैल्यू निकाला है किसी ने? सर 161.35। 161 ये कौन सी वैल्यू? आर वैल्यू? सर समेशन ऑफ एच। समेशन ऑफ एज 161 नहीं, ऐसा तो नहीं है, ये नहीं है, कुछ गलत किया हो। समेशन ऑफ एज का वैल्यू थोड़ा ध्यान से कैलकुलेट करो। और समेशन ऑफ बी कितना आया है? तो समेशन ऑफ एच 152.85 नहीं है? हाँ, समेशन ऑफ एज 152.85, राइट राइट। और Yes, sir, समेशन sir, ऑफ वो- बी, समेशन ऑफ बी कितना आया है? सर 52.07। 52.07, राइट। और आर वैल्यू कितना है? रिजल्टेंट सर फोर्स निकाल आर। रहे हैं। सर एक सेकंड। ठीक है, आशीष चतुर्वेदी ने निकाला है रिजल्टेंट फोर्स 161.48 और अल्फा वैल्यू 18.815। ठीक है, आंसर सही है। ठीक है, मैं एक बार बोल देता हूँ, जिन्होंने नहीं कर पाया एक बार ध्यान ध्यान से देख लो। सर बच्चे अभी भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे। क्या क्या दिक्कत हो रहा है? मैंने तो दोबारा लिंक भेज दिया। सब ग्रुप पे आपने लिंक भेजा, लेकिन वो लोग मेरे को बार बार मैसेज कर रहे हैं कि मेरा ज्वाइन नहीं हो रहा है। और आज सिस्टम को रिस्टार्ट करके दोबारा कनेक्ट करने के लिए कहो ना। जो फोन से कर रहे थे, ओके सर। फोन को रिस्टार्ट करके दोबारा कनेक्ट होने के लिए कहो। कभी कभी ओके सर, मोबाइल, ओके। ठीक है। क्योंकि लिंक में तो सही नहीं है, अगर लिंक सही नहीं होता तो इतना सारा स्टूडेंट ज्वाइन नहीं हो पाते। ठीक है, लिंक में कोई गड़बड़ नहीं है। तो हमारा ये प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम है इस एक पॉइंट ओ, ये एक हुक है, ये हुक है, हुक के ऊपर तीन फोर्स एक्ट कर रहा है, तीन फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स निकला हमारा ए में। डिटरमाइन द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द थ्री फोर्स एक्टिंग ऑन ए हुक। ये जो हुक है, ये जो हुक है, इसके ऊपर तीन फोर्स एक्ट कर रहा है, तो हम जानना चाहते हैं इस हुक के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है और उसका डायरेक्शन क्या है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। उसके लिए हम मेथड ऑफ रिजोल्यूशन अप्लाई करेंगे। मेथड ऑफ रिजोल्यूशन बहुत आसान मेथड है, जितना भी कॉम्प्लेक्स फोर्स डायग्राम होना के ना, हम यहाँ पे मेथड ऑफ रिजोल्यूशन से हम फोर्स रिजल्टेंट फोर्स निकल पाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहला स्टेप है समेशन ऑफ एच निकालना और समेशन ऑफ बी निकालना। तो पहला हम देखेंगे समेशन ऑफ एच निकालने के लिए। ठीक है, सॉल्यूशन समेशन ऑफ एच निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रिजोल्विंग ऑल द फोर्स हॉरिजॉन्टली। हम सबका सारा फोर्स को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे। So what is that is summation of A is equal to फर्स्ट फोर्स क्या है, 70 न्यूटन। ठीक है, तो 70 एंड
एंड विद एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये बताओ। 70 न्यूटन का एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री एंगल में है? 70 डिग्री, 50 डिग्री, राइट, 50 डिग्री, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा 70 cos 50, दैट इज 70 cos 50 डिग्री प्लस, अब देखो 70 cos 50 का साइन क्या होगा, हमने लेफ्ट टू राइट जो है, लेफ्ट टू राइट है पॉजिटिव हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, और राइट टू लेफ्ट हम नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं। तो 70 cos 50 इसका साइन होगा पॉजिटिव, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट एक्ट कर रहा है, ठीक है, ये जो कंपोनेंट है लेफ्ट टू राइट एक्ट कर रहा है। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, 80 न्यूटन कंसीडर करेंगे। 80 न्यूटन एक्सिस के साथ कितने डिग्री एंगल में है? 25 डिग्री, राइट। नाउ इसका 80 डिग्री, 80 न्यूटन का 25 एक्स कंपोनेंट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 80 cos 25, दैट इज 80 cos 25, एंड हमारा डायरेक्शन साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, राइट। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, 50 न्यूटन का एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री, 45 डिग्री एंगल है, ठीक है, 45 डिग्री एंगल है। तो एक्स कंपोनेंट क्या होगा, 50 cos 45, ठीक है, 50 cos 45, एंड इसका साइन क्या होगा, साइन होगा लेफ्ट टू राइट एक्ट कर रहा है, प्लस होगा, ठीक है, लेफ्ट टू राइट एक्ट कर रहा है इसलिए प्लस होगा। ये होगा हमारा टोटल समेशन ऑफ एज। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर में ये सारा वैल्यू पुट करके हर एक कंपोनेंट का हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। देखो 70 cos 50 मतलब 45, 80 cos 25 मतलब 72.5, और 50 cos 45 इक्वल टू 35.36 न्यूटन। तो ये सब सम करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 152.86 न्यूटन। क्लियर अप टू दिस? सबको समझ में आ गया? यस सर, यस सर, यस सर। अब देखते हैं हम समेशन ऑफ बी निकालेंगे। समेशन ऑफ बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रिजॉल्विंग ऑल द फोर्स वर्टिकली, वर्टिकल डायरेक्शन में हम अलोंग द वाई एक्सिस हम सारा फोर्स को रिजॉल्व करेंगे, दैट इज समेशन ऑफ बी। व्हाट इज समेशन ऑफ बी? पहले फोर्स क्या है, 70 न्यूटन, 70 न्यूटन एक्स एक्सिस के साथ 50 डिग्री होगा, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा हमारा 70 sin 50, 70 sin 50। अब हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे, अपवर्ड कोई फोर्स अगर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और कोई फोर्स अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो 70 cos 50 ये कौन सी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, अपवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है। 70 sin 50, सॉरी 70 sin 50 वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इसीलिए साइन पॉजिटिव है, हो गया 70 का। अब देखते हैं 80 फोर्स, 80 न्यूटन जो फोर्स है, 80 न्यूटन का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, 80 sin 25 डिग्री, 80 sin 25 डिग्री, और इसका साइन क्या होगा, मतलब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। देखो ये कौन सी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ये जो है अगर वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए हम यहाँ पे साइन हमें पॉजिटिव दिया है, ठीक है, जिसका चिन्ह है वो पॉजिटिव है, प्लस साइन। आफ्टर दैट हम कंसीडर करेंगे थर्ड फोर्स 50 न्यूटन, ठीक है। तो 50 न्यूटन एक्सिस के 45 डिग्री, इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, 50 sin 45, 50 sin 45, उसका साइन होगा कौन सी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, देखो ये एक्स कंपोनेंट इधर और वाई कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस होगा, साइन माइनस होगा। तो हम माइनस क्या कर दिया, एंगल के साथ हमने माइनस लिख दिया, साइन माइनस 45 डिग्री, ठीक है। तो हम एक एक करके हम सारा ये जो है सारा टर्म का हम वैल्यू निकालेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर के जरिए। तो 70 sin 50 डिग्री इक्वल टू 53.262 प्लस 80 sin 25 मतलब 33.8, और दैट इज माइनस, यहाँ पे देखो साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री से हमें सीख मिलता है, ट्रिग्नोमेट्री से हमें पता है साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, दैट इज माइनस, और 50 sin 45 मतलब 35.36 न्यूटन, ठीक है। तो ये जोड़ के देखेंगे तो हमारा आएगा 52.7 न्यूटन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा समेशन ऑफ बी, और ये हो गया हमारा समेशन ऑफ ए और समेशन ऑफ बी।
ठीक है, क्लियर। समेशन ऑफ बी कैसे निकालेगा, कैसे निकला है, सबको क्लियर हो गया? यस सर। अब हम क्या करेंगे, आर वैल्यू निकालेंगे। आर वैल्यू कैसे निकालेंगे, आर वैल्यू का फॉर्मूला हमें पता है, आर इक्वल टू समेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ बी स्क्वायर, दैट इज 152.86 स्क्वायर प्लस 52.05 स्क्वायर इक्वल टू 161.48। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। अब क्या करें, क्या निकालेंगे हम, डायरेक्शन, मतलब tan phi वैल्यू, tan phi और tan अल्फा जो भी हम कहते हैं। तो यहाँ पे हमने थीटा लिख रखा है, लेट थीटा बी द एंगल विद द रिजल्टेंट फोर्स विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, थीटा मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ जो रिजल्टेंट फोर्स है वो थीटा एंगल में काम कर रहा है। ये देखो, ये हमारा फिगर है, ये मैंने अल्फा लिखा, लेकिन कोई बात नहीं, अल्फा थीटा कोई भी एक साइन कन्वेंशन साइन हम फॉलो कर सकते हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स जो आर है, रिजल्टेंट फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ एट एन एंगल थीटा में एक्ट कर रहा है या अल्फा में एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो वी नो tan ऑफ दैट एंगल, tan ऑफ अल्फा या tan ऑफ थीटा जो भी हम लिखते हैं, tan अल्फा इक्वल टू समेशन ऑफ बी बाय समेशन ऑफ एस, दैट इज समेशन ऑफ बी मतलब 52.07 और समेशन ऑफ बी मतलब समेशन ऑफ बी मतलब 52.07 और समेशन ऑफ एस मतलब 152.86 इक्वल टू 0.34। तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 0.34 इक्वल टू 18.81 डिग्री। ठीक है, 18.81 डिग्री आंसर। तो ये हमारा डायरेक्शन हो गया और ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, दैट इज मैग्नीट्यूड एंड दैट इज डायरेक्शन। क्लियर सबको, कोई किसी का कोई डाउट इस प्रॉब्लम में? समझ में आया? सर यस सर। ओके, वेरी गुड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे, लेमिस थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है लेमिस थ्योरी। लेमिस थ्योरी, ठीक है। तो व्हाट इज लेमिस थ्योरी? स्टेटमेंट क्या है, थ्योरम का जो स्टेटमेंट होता है, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। व्हाट इज द स्टेटमेंट? इफ ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ 3 कोप्लेनर फोर्सेस, each force is proportional to the sine of the angle between the other 2 forces. 3 कोप्लेनर concurrent forces, ये और एक टर्म है concurrent होगा। ठीक है, लेमिस थ्योरम, if a body is in equilibrium under the action of 3 coplanar concurrent forces, each force is proportional to the sine of the angle between 2 other forces. ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग के लिए हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये हमारे 3 कोप्लेनर फोर्सेस और कॉन्करेंट फोर्सेस। कॉन्करेंट मतलब तीन कॉन्करेंट फोर्स मतलब तीनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट में मीट होगा, तो उसे कॉन्करेंट कहते हैं। और तीनों फोर्स अगर एक ही प्लेन में एक्ट कर रहा है तो उसको कोप्लेनर है। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर P, Q, R, 3 coplanar concurrent forces. An angle between them, angle between Q and R is alpha, angle between R and P beta, angle between P and Q gamma. इन ऑपोजिट से हम बोल सकते हैं एंगल P फोर्स का ऑपोजिट एंगल अल्फा, Q फोर्स का ऑपोजिट एंगल बीटा और R फोर्स का ऑपोजिट एंगल गामा। ठीक है, ये हम एज्यूम किया। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट लेमिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू द लेमिस थ्योरम वी हैव, ठीक है, लेमिस थ्योरम से हमें ये मिलता है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिलता है, दैट इज P by sin alpha equal to Q by sin beta is equal to R by sin gamma. P by sin alpha equal to Q by sin beta is equal to R by sin gamma. P by sin alpha, P by sin alpha, P मतलब जो फोर्स एक्ट कर रहा है डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ऑपोजिट दो फोर्स का जो बीच का एंगल है वो उसका साइन है। ठीक है, ये याद रखने की तरीका है, याद करने की तरीका है। मान लो जिस फोर्स को हम कंसीडर कर रहे हैं P फोर्स कंसीडर कर रहा है डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ऑपोजिट बाकी जो दो फोर्स है
क्यू एंड आर उसका बीच का जो एंगल है उसका साइन है, ठीक है। और हम कह सकते हैं P डिवाइडेड बाय ऑपोजिट एंगल का साइन, P फोर्स उसका ऑपोजिट एंगल का साइन, ठीक है। तो व्हाट इज P फोर्स? P और उसका ऑपोजिट एंगल अल्फा, दैट इज P बाय sin अल्फा। सिमिलरली इक्वल टू Q बाय sin बीटा, Q मतलब दिस फोर्स और उसका ऑपोजिट एंगल क्या है? बीटा। अब ऑपोजिट एंगल मतलब Q के अलावा बाकी जो दो फोर्स है P और R दोनों का बीच का जो एंगल है दैट इज ऑपोजिट एंगल बीटा। तो दैट एंगल का साइन, ठीक है, Q बाय sin बीटा इक्वल टू R बाय ऑपोजिट एंगल गामा R बाय sin गामा, ठीक है। ये है हमारा लेमिस थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ठीक है। जब अप्लाई करेंगे तो थोड़ा ध्यान से अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। P बाय sin अल्फा, P डिवाइडेड बाय ऑपोजिट एंगल का साइन, Q डिवाइडेड बाय ऑपोजिट एंगल का साइन और R डिवाइडेड बाय ऑपोजिट एंगल का साइन, ठीक है। तो दैट इज P डिवाइडेड बाय ऑपोजिट एंगल मतलब अल्फा, P डिवाइडेड बाय sin अल्फा, Q डिवाइडेड बाय ऑपोजिट एंगल मतलब बीटा, तो Q बाय sin बीटा, एंड R डिवाइडेड बाय R का ऑपोजिट एंगल क्या है? गामा, R डिवाइडेड बाय sin गामा। और हम इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं P डिवाइडेड बाय बाकी जो दो फोर्स है वो दोनों फोर्स का बीच का एंगल का साइन, ठीक है, P डिवाइडेड बाय बाकी टू फोर्सेस का, P के अलावा बाकी जो दो फोर्स है उसका ऑपोजिट उस दोनों फोर्स का बीच का एंगल का साइन है, एंड Q डिवाइडेड बाय Q और ऑपोजिट दो Q के अलावा बाकी जो दो फोर्स है वो दोनों फोर्स का बीच का एंगल बीटा उसका साइन है R डिवाइडेड बाय R मतलब दिस फोर्स, R डिवाइडेड बाय R को अलावा बाकी जो दो फोर्स है P एंड Q दोनों का बीच का जो एंगल है गामा, R डिवाइडेड बाय sin गामा, ठीक है। तो ये है हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ लेमिस थ्योरम। और स्टेटमेंट कहते हैं इफ ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स अंडर द एक्शन ऑफ थ्री कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस then each force is proportional to the sine of the angle between two other force, sine of the angle between two other force, ठीक है। मान लो P फोर्स हम कंसीडर करेंगे तो बाकी जो दो फोर्स है वो दोनों फोर्स का जो एंगल है अल्फा उसका साइन है Q डिवाइडेड बाय बाकी जो दो फोर्स है P एंड R उन दोनों फोर्स का बीच का जो एंगल है बीटा उसका साइन है इक्वल टू R डिवाइडेड बाय उस बाकी जो दो फोर्स है P एंड Q दोनों का बीच का जो एंगल है गामा, ठीक है। ये हमारा लेमिस थ्योरम। क्लियर? थ्योरम समझ में आया सबको? ये ओनली तीन फोर्सेस के लिए ये काम यस सर, ठीक है, तीन फोर्सेस के लिए काम करेगा। लेमिस थ्योरम में सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म है, जो वर्ड है वो है, एक है इक्विलिब्रियम, दूसरा थ्री कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स, ठीक है। ये दोनों अगर कोई एग्जाम में लेमिस थ्योरम के स्टेटमेंट आता है तो ये दोनों वर्ड अगर नहीं लिखोगे तो जीरो मिलेगा, बिग जीरो। इक्विलिब्रियम और थ्री कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स, तो दैट इज इफ ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, अगर मान लो ये जो एक बॉडी है वो एक बॉडी है, इसके ऊपर तीन फोर्स एक्ट कर रहा है, ये तीनों फोर्स का रिजल्टेंट जो एक्शन है उसके वजह से बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में होना चाहिए। ऐसा नहीं है बॉडी किसी बॉडी के ऊपर तीनों फोर्स एक्ट कर रहा है और उसके वजह से बॉडी मूव करना लगी है तो वो इक्विलिब्रियम नहीं है। इक्विलिब्रियम का मतलब है किसी भी फोर्स के ऊपर जितना सारा फोर्स एक्ट कर रहा है, समेशन ऑफ ऑल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है, ठीक है। सो जितना सारा फोर्स एक्ट कर रहा है समेशन ऑफ ऑल फोर्स उसका जो एक्ट करेंगे जीरो होगा, ठीक है। तो अब उसको हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, ये कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस कंडीशन में अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा तो अब भी ये लेमिस थ्योरम काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर किसी भी बॉडी के ऊपर थ्री कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स एक्ट कर रहे हैं और उसके वजह से वो बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा तो अब क्या होगा, तब ये लेमिस थ्योरम काम करेगा और अकॉर्डिंगली तब हम ये थ्योरी अप्लाई करके P बाय sin अल्फा इक्वल टू Q बाय sin बीटा इक्वल टू R बाय sin गामा ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला रट लो और हम इसके ऊपर बहुत सारे आज प्रॉब्लम करेंगे, तब उसी प्रॉब्लम में हम देखेंगे कैसे कैसे ये अप्लाई होता है, ठीक है। तो आप देखते हैं प्रॉब्लम। तो मैंने यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्या है यहाँ पे थोड़ा डेफिनेशन दिया है इक्विलिब्रियम का, और लार्ज डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बहुत बड़ा डिस्कशन है इक्विलिब्रियम के ऊपर। तो थोड़ा बहुत अब इक्विलिब्रियम मतलब ये समझ लो, when the several force act on a particle, the particle is said to be equilibrium if there is no unbalanced force, ठीक है। इसके ऊपर जितना सारा फोर्स एक्ट कर रहा है
वो एक दूसरे को बैलेंस करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं है, मतलब कोई सामने अगर सबको हम एलजेब्रिकली ऐड करेंगे तो नेट फोर्स समेशन ऑफ ए इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0, दैट इज आर वैल्यू जो है हमारा रिजल्टेंट फोर्स आर वैल्यू आर इक्वल टू 0 आएगा, तब हम कंसीडर कर सकते हैं जो वो बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ठीक है। तो इन दिस कंडीशन अगर तीन फोर्स के एक्शन के वजह से कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा तो इन दैट केस हम लेमिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, P by sin alpha इक्वल टू Q by sin beta इक्वल टू R by sin gamma, अगर P Q R and alpha is equal to angle between R and Q, beta equal to angle between P and R और gamma equal to angle between P and Q, ठीक है। दैट इज P डिवाइडेड बाय ऑपोजिट एंगल का साइन इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय ऑपोजिट एंगल का साइन और R डिवाइडेड बाय ऑपोजिट एंगल का साइन, ठीक है। आप देखते हैं एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। यस सर। ओके, एक प्रॉब्लम करते हैं। मान लो यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है। टू केबल आर टाइड टुगेदर एट सी पॉइंट में ये दो केबल है, ठीक है। ये पे एक दो केबल है, एसी एक केबल है और बीसी एक केबल है, और ये केबल में ए पॉइंट में हम फिक्स करके यहाँ पे फिक्स कर दिया, सपोर्ट है। बी पॉइंट में सपोर्ट है, दो केबल है एसी एंड बीसी, और सी पॉइंट में क्या करेंगे हम 6 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रखा है, ठीक है। सी पॉइंट में 6 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रखा है। हमें डिटरमिन करना पड़ेगा एसी केबल में कितना टेंशन आ रहा है और बीसी केबल में कितना टेंशन आ रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम सी पॉइंट में अगर हम 6 किलो न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, फोर्स अप्लाई करेंगे तो एसी में थोड़ा टेंशन आएगा, ठीक है, और बीसी में भी थोड़ा टेंशन आएगा। तो कितने अमाउंट ऑफ टेंशन आएगा, टी एसी कितना होगा और टी बीसी कितना होगा, वो हमें डिटरमिन करना पड़ेगा। क्लियर? प्रॉब्लम समझ में आया? क्या करना पड़ेगा हमें? यस सर। तो और यहाँ पे अगर इस 6 किलो न्यूटन फोर्स अप्लाई करने के बाद ये केबल इस पोजीशन में आएगा। पहले कंडीशन अगर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, मान लो यहाँ पे ये फिक्स सपोर्ट है हमारा, ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है, ठीक है, बी पॉइंट है। दोनों के साथ हमने एक केबल जोड़ दिया, ठीक है। तो अगर कोई फोर्स नहीं है तो केबल स्ट्रेट लाइन में रहेगा, ऐसे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, दोनों एक धागा बांध दिया, मान लो एक थ्रेड बांध दिया और एक केबल यहाँ पे फिक्स कर दिया दोनों पॉइंट के बीच। तो अगर कोई फोर्स नहीं है तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जब हम यहाँ पे ये सी पॉइंट में एक फोर्स अप्लाई करेंगे, सी पॉइंट में एक फोर्स 6 किलो न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे, तो केबल का पोजीशन क्या होगा, ऐसे आ जाएगा और ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा सी पॉइंट है, ये 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। तो इसके साथ एक एंगल होगा और इसके साथ एक एंगल होगा। ये एंगल का वैल्यू दे रखा है 55 डिग्री, ये हमारा 55 डिग्री, और इस एंगल का वैल्यू दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। इस एंगल का वैल्यू दे रखा है 30 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री होगा। और ये एंगल का वैल्यू कितना होगा और इस एंगल का वैल्यू कितना होगा, बताओ। ये एंगल का वैल्यू कितना होगा, ये एंगल का, ये हमारा 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो दिस एंगल, ये जो एंगल है ये कितना डिग्री होगा, 60। कैसे सर क्योंकि तीनों एंगल का सम जो है 180 होगा, इसलिए 90 प्लस 30 को प्लस करके 180 में से माइनस करेंगे तो 60 आएगा। थैंक यू। यस। ये हमारा 60 डिग्री आएगा। सिमिलरली हम ये इस एंगल का वैल्यू निकल पाएंगे, दिस एंगल का वैल्यू कितना होगा, 35 डिग्री होगा, 35 डिग्री। आप क्या करेंगे, ये तो हमारा सपोर्ट है, अब हम फोर्स ड्रॉ करेंगे। ये सी पॉइंट के ऊपर 3 फोर्स एक्ट कर रहा है, देखो यहाँ पे टेंशन एक्ट कर रहा है, यहाँ पे एसी केबल में टेंशन एक्ट कर रहा है, बीसी केबल में टेंशन एक्ट कर रहा है, और सी पॉइंट में अलग से फोर्स 6 किलो न्यूटन अप्लाई हो रहा है, मतलब 3 फोर्स एक्ट।
इस सी पॉइंट के ऊपर 3 फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। और अगर 3 फोर्स एक्ट कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, और तीनों फोर्स कॉन्करेंट है, मतलब एक ही पॉइंट में मीट हो रहा है और तीनों फोर्स एक ही प्लेन में काम कर रहा है, तो हम लेमिस थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अगर डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो कैसा आएगा, देखते हैं कैसा आता है डायग्राम, ठीक है। ये मान लो हमारा सी पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है, यहाँ पे एक फोर्स यहाँ पे 6 किलोमीटर अप्लाई हो रहा है, 6, और यहाँ पे हमारा एक टेंशन एक्ट कर रहा है, एसी केबल का टेंशन हम नाम देते हैं, एग्जांपल नाम देते हैं टी, टेंशन के लिए टी एट एसी, ऐसे करके हम नाम देते हैं। टी एट ए सी, राइट। सिमिलरली यहाँ पे दूसरी फोर्स बीसी एक टेंशन ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक फोर्स ड्रॉ करते हैं बीसी, ठीक है, ये इसका नाम देता है टीबीसी, टीबीसी, ठीक है। आप मुझे बताओ ये टी एसी और टीबीसी के बीच का एंगल कितना है? सर 95 डिग्री। 60 प्लस 35 दैट इज 95 डिग्री। अब मुझे बताओ ये एंगल, इसका क्या नाम दिया था हमने? बीटा दिया था ना, फिगर में हमें बीटा दिया था, जो लेमिस थ्योरम था, बीटा इक्वल टू। अब बताओ ये एंगल का वैल्यू कितना होगा? 145 डिग्री। कैसे? 145 सर, दोनों प्लस कर दो सर। सर ये 55 और सर 180 माइनस 35 डिग्री, राइट। 180 माइनस 35, देखो ये पूरा एंगल, ये जो पूरा एंगल है, पूरा एंगल 180 डिग्री, उससे 35 माइनस करेंगे तो 180 माइनस 35 दैट इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 145 है ना? यस सर। 145। अब बताओ ये एंगल कितना होगा? ये हमारा आ गया गामा वैल्यू, ये हमारा अल्फा वैल्यू होगा। अल्फा कितना होगा बताओ? 360 माइनस 95 माइनस सर 90 कैसा आएगा? 360 माइनस 1, पूरा एंगल 360 डिग्री, 130 145 माइनस 95 कितना आ रहा है? सर 120 सर 120 120 हाँ 120 120 सर 120, ठीक है। तो ये हम लेमिस थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं। लेमिस थ्योरी क्या है? पी बाई, यहाँ पे पी वैल्यू मतलब टी एसी, पी बाई साइन अल्फा, क्यू मतलब कौन सी है? 6 न्यूटन, क्यू बाई साइन बीटा, और आर मतलब ये टीबीसी है दैट इज साइन गामा। तो अप्लाई थ्योरम अप्लाई कर दो, और टी एसी और टीबीसी का वैल्यू कितना आ रहा है मुझे बताओ, ठीक है। ये डायग्राम है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, डी सी, दिस एंगल 95, दिस एंगल 135, 145 एंड दिस एंगल 120, ठीक है। तो हम सी पॉइंट में लेमिस थ्योरी अप्लाई करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू लेमिस थ्योरी हमें क्या मिलेगा? टी एसी डिवाइड बाय साइन बीसीडी, टी एसी डिवाइड बाय साइन बीसीडी, टी एसी डिवाइडेड बाय साइन बीसीडी, टी एसी डिवाइड बाय साइन बीसीडी दैट इज फोर्स डिवाइड बाय उसका ऑपोजिट एंगल BCD मतलब दिस एंगल। नाउ TBC that is this force divided by opposite angle sin ACD, this angle sin ACD, right? TBC divided by sin ACD equal to TCD, TCD मतलब this force TCD divided by उसका opposite angle 95 डिग्री, TCD divided by sin of ACB,
दैट इज sin 95। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, ये 16 ऑलरेडी हमने बता दिया कैसे, कौन सी एंगल का क्या वैल्यू है। ACB मतलब 95 डिग्री, BCD मतलब 120 डिग्री, और हमें ACD मतलब 145 डिग्री, वो तो हमने निकल लिया कैसे आ रहा है। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करेंगे लेमिस थ्योरम में। TAC डिवाइड बाय sin 120 इक्वल टू TBC बाय sin 145 इक्वल टू 6 TCD मतलब ये CD वैल्यू, CD में CD का वैल्यू तो दिया हुआ है 6 न्यूटन बाय sin 95। ठीक है, तो यहाँ पे A इक्वल टू B इक्वल टू C होगा, A इक्वल टू B होगा, और यहाँ पे हम कर सकते हैं ये A इक्वल टू B इक्वल टू B इक्वल टू C, दो इक्वेशन जनरेट हो गए। ठीक है, तो वैल्यू कितना आ रहा है, TAC का कितना आ रहा है, TBC का कितना आ रहा है? सर TAC का आ रहा है 5.21 न्यूटन और TBC का आ रहा है 3.45 न्यूटन। देखते हैं क्या आ रहा है। तो देखो ये तीन है, किलो न्यूटन है, TAC बाय किलो sin, 5 किलो न्यूटन आएगा सर, किलो न्यूटन। किलो न्यूटन। देखो तो ये हमारा मेन एक्सप्रेशन है। इसी एक्सप्रेशन को हम अगर तोड़ के देखेंगे तो ये जो मेन एक्सप्रेशन है A इक्वल टू B इक्वल टू C, A इक्वल टू C और B इक्वल टू C, दोनों अलग दो एक्सप्रेशन बनेगा यहाँ से। ठीक है, दो एक्सप्रेशन बनेगा यहाँ से। एक मिनट थोड़ा, ठीक है, तो दैट इज A इक्वल टू B इक्वल टू C, तो A इक्वल टू C लिख सकते हैं, दैट इज TAC बाय sin 120 इक्वल टू 6 बाय sin 95, राइट? तो दैट इज TAC इक्वल टू 6 इंटू sin 120 डिवाइड बाय sin 95, है ना? दैट इज TAC इक्वल टू 5.22 किलो न्यूटन। कितना आ रहा है ना, 5.22। हाँ यस सर। यस सर। और सेकेंड एक्सप्रेशन क्या होगा, सेकेंड एक्सप्रेशन होगा हमारा TBC डिवाइडेड बाय sin 145 इक्वल टू 6 बाय sin 95। तो यहाँ से हमें मिलेगा TBC इक्वल टू 3.45 किलो न्यूटन। तो ये है हमारा लेमिस थ्योरम में कैसे हम प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हर जगह में काम में आता है ये फॉर्मूला। तीन फोर्स कोप्लानर कॉन्कार्ड फोर्स एक्ट कर रहा है, तो एक नॉन वैल्यू दिया है तो दूसरी अननोन वैल्यू हम निकल पाएंगे, जैसे इस प्रॉब्लम में हमने देखा है। ठीक है, एक स्ट्रिंग, एक केबल से, यहाँ पे केबल का टेंशन हमें यहाँ से निकल पाएंगे। ठीक है, सी पॉइंट का अगर 6 किलो न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है तो AC केबल में कितना फोर्स आ रहा है और BC केबल में कितना फोर्स आ रहा है। एक बात नोटिस करो, यहाँ पे देख AC केबल में फोर्स ज्यादा आ रहा है और BC केबल में फोर्स कम आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, कोई बात एक्सप्लेनेशन दे सकता है? सर एंगल ज्यादा होने की वजह से। यहाँ पे देखो AC जो केबल का लेंथ है ना वो छोटा है और BC केबल का लेंथ थोड़ा ज्यादा है। है ना, यहाँ पे देखो AC केबल का लेंथ कितना होगा, थोड़ा छोटा होगा। तो छोटा में थोड़ा, जो छोटा होगा वो ज्यादा फोर्स कैरी करेगा। आप मुझे एक बात बताइए, ये जो एक्सप्रेशन तीन A इक्वल टू B इक्वल टू C, ऐसे से मैंने दो एक्सप्रेशन लिखा है, ये लिख सकते हैं ना, ये पता है ना, ये क्लास 10 में पढ़ाया है सर ने।
इसी में तो कोई किसी का डाउट नहीं है? नो सर। नो सर। राइट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं होता, जैसे a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है तो वहां से दो एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे a इक्वल टू बी और b इक्वल टू सी भी हम लिख सकते थे, ठीक है। तो थोड़ा ज्यादा लेंथ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे a इक्वल टू सी और b इक्वल टू सी लेने से हमें डायरेक्टली आंसर मिल गया है, ठीक है। अगर हम a इक्वल टू बी करते तो यहाँ पे दो अननोन वैल्यू आ जाते, उसके लिए हम पहले तीसरी वैल्यू निकाल के उसके बाद उसको पुट करना पड़ता है, तो थोड़ा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो जब हम दो इस टाइप का जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना, तो जब हम इसको तोड़ के दो अलग अलग एक्सप्रेशन बनाएंगे तो हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे जब डायरेक्टली शॉर्टकट में तो उसमें कैसे हमें वैल्यू मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखो फर्स्ट वैल्यू और थर्ड वैल्यू करके दोनों के साथ फर्स्ट वैल्यू और थर्ड वैल्यू इक्वेट किया, तो इसलिए एक लाइन में हमारा आंसर मिल गया। अगर हमने a इक्वल टू बी करता और b इक्वल टू सी करता, ये दोनों इक्वल करते तो हमें एक लाइन में आंसर नहीं मिलते, पहले बीस वैल्यू का आंसर ढूंढना पड़ता है, उसके बाद हमें एसी वैल्यू का टीएसी वैल्यू का आंसर निकल पाता है ना। तो थोड़ा ध्यान, जब एक्सप्रेशन लिखोगे तोड़ोगे तो थोड़ा ध्यान से एक्सप्रेशन लिखो, जैसे हमें एक लाइन में आंसर मिल जाए, ठीक है। तो ये हमारा लेमिस थ्योरम का फर्स्ट प्रॉब्लम। अब देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम। एक सेकंड प्रॉब्लम है, ए डिसेबल्ड ऑटोमोबाइल इज फुल, ये ऑटोमोबाइल है, फुल बाय मीन ऑफ टू रोप, दो रोप है, एसी और एबी और एसी दो रोप है, दो धागे है और दो केबल है। दो केबल से हम क्योंकि ये जो ऑटोमोबाइल है उसको खींच रहा है, जैसे कि हम कोई मोटर गाड़ी खराब हो जाता है ना, क्रेन से हम क्या करेंगे, दूसरी गाड़ी के साथ केबल से हम बांध देते हैं और उसको थोड़ा खींच के जिस जगह पे लेना चाहते हैं हम वहाँ पे ले जाते हैं। तो मान लो एक ऑटोमोबाइल गाड़ी है, इसके साथ दो केबल एबी और एसी हमने वहाँ पे फिक्स कर दिया और उसको खींच रहा है, ठीक है। हम लेना चाहते हैं, दूसरी जगह में हम शिफ्ट करना चाहते हैं। नाउ टेंशन इन एबी का जो रोप है उसका टेंशन है, उसमें जो टेंशन इंड्यूस हुआ है वो 2500 न्यूटन, एंगल इज अल्फा 25 डिग्री, ये जो अल्फा वैल्यू है ये 25 डिग्री है। नोइंग दैट द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स अप्लाइड एट ए इज डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ द ऑटोमोबाइल, ये जो ए बी और ए सी दोनों फोर्स है, दोनों फोर्स का रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वैल्यू होगा, ठीक है। ये एग्जाम में दिया हुआ है। नाउ हमें क्या फाइंड करना है, द टेंशन इन रोप एसी में क्या टेंशन है वो हमें डिटरमिन करना होगा, और रिजल्टेंट वैल्यू कितना होगा, जो रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, रिजल्टेंट जो हॉरिजॉन्टल है वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमें निकालना होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे तीन फोर्स दिया हुआ है, टी ए बी, टी ए सी और आर फोर्स। ये एंगल 30 डिग्री और ये एंगल अल्फा मतलब 25 डिग्री एग्जाम में दिया हुआ है, प्रॉब्लम में दिया हुआ है। तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, ये आर वैल्यू और टी ए सी वैल्यू, ये दोनों वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सेम प्रॉब्लम है, पहले प्रॉब्लम की तरह ही है, पहले एंगल वैल्यू निकालो तीनों फोर्स का, उसके बाद थ्योरम में पुट कर दो और वैल्यू निकालो, ठीक है। 5 मिनट में टाइम दे रहा हूँ, हम प्रॉब्लम करके चैट में आंसर बता मुझे। पहले मुझे एक बार बताओ, प्रॉब्लम समझ में आया है ना, हम सॉल्यूशन तो कर लेंगे लेकिन पहले प्रॉब्लम समझना जरूरी है, क्या करना है हमें। सबको समझ में आया क्या करना है? अमन क्या प्रॉब्लम है, क्या समझ में नहीं आया बताओ इस प्रॉब्लम में। अमन अपने आप को अनम्यूट करके बताओ। अमन
अगर समझ में आया तो चेक में लिख दो क्लियर, ठीक है। अगर नहीं आया तो बताओ कहाँ समझ में नहीं आया। ज्योतिन ने करा है टीएसी के वैल्यू 2957.75 और आर वैल्यू क्या है, आर वैल्यू निकल के लिखो। आर वैल्यू कितना है ज्योतिन, इतना टाइम क्यों लग रहा है तुम्हें, ये सीधा निकल दिया। बाकी स्टूडेंट कहाँ है, क्या एक दो स्टूडेंट रेस्पॉन्स करता है, बाकी कुछ कर नहीं रहा है क्या। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम नहीं कर पा रहे तो बताना चाहिए, बताओ। अगर नहीं बताओगी तो क्लियर नहीं होगा। आशीष, आयुष, चिराग, ज्ञानेश्वर, हार्स कहाँ चले गए सब, विष्णु, विकास, वेद, वंश, सुमित कुमार, हो रहा है, प्रॉब्लम कर पा रहे हो। ज्योतिन का आर का वैल्यू 4386 आ रहा है। बाकी स्टूडेंट सबके पास कैलकुलेटर है ना, साइंटिफिक कैलकुलेटर। सर कैलकुलेटर नहीं है सर। नो सर। कैलकुलेटर मैंने तो पहले दिन कहा था, आज क्लास शुरू हुआ है 15-16 दिन हो गया, अभी तक कैलकुलेटर नहीं लिया हो तो कैसे कर रहा है। अगर यहाँ पे अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब मैं बोल रहा हूँ करने के लिए, अगर अपने हाथ से नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं सीख पाओगे। तुम लग रहा है मैंने ठीक है सर मैं समझ गया, लेकिन 2 घंटा के बाद भूल जाओगे। तो जब अगर खुद करोगी ना, खुद अपने हाथ से करोगी
तो वो जिंदगी भर याद रहेगा, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। मैं तो ऐसे भी कर सकता था, मैं बोल के प्रॉब्लम तो ऑलरेडी करा हुआ है, मैं बोल के चला जा सकते थे, लेकिन मैं नहीं, मैं करा रहा हूँ तुमसे। क्यों करा रहा हूँ, इसका रीजन है ना। सर ऑनलाइन सर उतना समझ में नहीं आता सर। क्या समझ में नहीं आता? सर ये समझ ही नहीं आया तुम्हारे आवाज तो क्लियर नहीं आ रहा है, क्या बोल रहा है मैं, तुम क्या बोल रहे हो, सुन नहीं पा रहा हूँ, तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। अपना अपना इनमें नेटवर्क कनेक्शन चेक कर लो अमन, तुम्हारा अपना नेटवर्क की वजह से दिक्कत हो रही है। ठीक है, मैं एक बार बता देता हूँ क्या है। तो ये हमारा प्रॉब्लम है, एक ऑटोमोबाइल है, ठीक है, देखते हैं आंसर कितना आ रहा है। एक ऑटोमोबाइल गाड़ी है, गाड़ी को एक दो केबल से हम बांध के उसको खींच रहा है, ठीक है, और एक केबल में टी एबी केबल में जो टेंशन है, एबी केबल में टेंशन है 2500 न्यूटन, ठीक है, 2500 न्यूटन एबी केबल में टेंशन है। और हमें और बीसी एसी केबल में क्या टेंशन है वो हमें निकलना पड़ेगा। और यहाँ पे दोनों फोर्स का जो रेजल्टेंट फोर्स है, रेजल्टेंट फोर्स आर कितना है वो भी हमें निकालना पड़ेगा, ये आर वैल्यू, और आर वैल्यू हमारा हॉरिजॉन्टल है, वो यहाँ पे प्रॉब्लम में ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फोर्स डायग्राम, ये जो है ये फोर्स डायग्राम, ए पॉइंट में, यहाँ पे ए पॉइंट में ऑटोमोबाइल दिया हुआ है, बी पॉइंट, सी पॉइंट, तो ए टू बी दैट इज टी ए बी टेंशन इन ए बी, और ए टू सी दैट इज टेंशन इन ए सी। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ मतलब रिजल्टेंट के साथ ए बी का जो एंगल है वो 30 डिग्री, और रिजल्टेंट के साथ एसी का जो एंगल है वो अल्फा 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 वैल्यू भी दिया हुआ है 25 डिग्री, ठीक है। आप मुझे बताओ ये जो बी ए सी, ये पूरा एंगल का वैल्यू कितना होगा, कितना आ रहा है, ठीक है, इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 305 डिग्री, 305 डिग्री, 360 minus 30 minus 25 that is 305 डिग्री, राइट, 305 डिग्री। तो अब हम लेविस थ्योरी अप्लाई करेंगे। ये तीनों फोर्स कोप्लेनर है, कॉनकरेंट है, तो हम लेविस थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी, P by sin alpha equal to Q by sin beta is equal to R by sin gamma. That is solution. Apply the Leibniz theory at point A. ये पॉइंट में अप्लाई करेंगे, दैट इज TAB डिवाइडेड बाय ऑपोजिट एंगल क्या है, AB का ऑपोजिट एंगल अल्फा, AB फोर्स है, AB का ऑपोजिट एंगल अल्फा होगा, मतलब एंगल बिटवीन टू अदर फोर्सेस, बाकी जो दो फोर्स है AB के अलावा बाकी जो दो फोर्स है वो दोनों फोर्स का बीच का जो एंगल है अल्फा, दैट इज TAB बाय sin अल्फा इक्वल टू TAC डिवाइडेड बाय AC के अलावा बाकी जो दो फोर्स है वो दोनों फोर्स का बीच का जो एंगल है वो होगा, दैट इज यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है, दैट इज TAC डिवाइडेड बाय sin 30 डिग्री इक्वल टू लास्ट फोर्स R डिवाइडेड बाय ऑपोजिट R के अलावा बाकी जो दो फोर्स है AB और AC दोनों फोर्स का बीच का एंगल क्या है, ये पूरा वैल्यू है, दैट इज 305 डिग्री। ये जो पूरा फोर्स है दिस R बाय sin ऑफ 305 डिग्री। क्लियर सबको? एक्सप्रेशन कैसे आया है? एक्सप्रेशन लिखना बहुत बड़ी बात है। अगर एक्सप्रेशन एक बार कोई स्टूडेंट अगर एक्सप्रेशन लिख लेता है ना, तो बाकी का जो कैलकुलेशन तो ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, क्लियर सबको? ये ठीक है, ओके।
तो आप क्या करेंगे, आप सिमिलरली हम क्या करेंगे, तीन इक्वल टू है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी दिया हुआ है, तो हम TAB बाई साइन 25 इक्वल टू R बाई साइन 305 डिग्री। तो यहाँ पे TAB का वैल्यू कितना है, TAB का वैल्यू तो दिया हुआ है 2500, तो R का वैल्यू कितना आ रहा है हमें 2500 इंटू साइन 305 डिवाइड बाई साइन 25, दैट इज इक्वल टू 4845.7 आ रहा है, 4845.7 R का वैल्यू आ रहा है, R का वैल्यू 4845, ठीक है, R का वैल्यू 4845 है। कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है सबकी, ठीक है। TAB का वैल्यू 2500 2500, पहले 2500 इंटू साइन 305 डिवाइड बाई साइन 25, कैलकुलेटर में बैठा होगी तो R का वैल्यू 4845.7 न्यूटन ऐसा है। क्लियर? आफ्टर दैट सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है, TAC बाई साइन 30 इक्वल टू R बाई साइन 305 305, यहाँ से R वैल्यू ऑलरेडी हमें नोन है, तो TAC इक्वल टू R इंटू साइन 30 बाई 305, दैट इज 2957.75 2957.75 न्यूटन, ठीक है। तो रिजल्टेंट वैल्यू निकल गया और TAC वैल्यू भी निकल गया। ये एक आंसर है, ये एक आंसर है और ये और एक आंसर है। क्लियर ये प्रॉब्लम सबको? यस सर। वेरी गुड। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, ये प्रॉब्लम में क्या है, एक इलेक्ट्रिक लाइट, ठीक है, ये देखो एक इलेक्ट्रिक लाइट है, इसका वेट है 15 न्यूटन, ठीक है, ये सीलिंग से ऑलरेडी हैंगिंग कंडीशन में है, ठीक है, ऊपर जो सीलिंग है, सीलिंग से यहाँ पे झूल रहा है, ठीक है, सीलिंग से झूल रहा है, और इसको दो केबल से हमने यहाँ पे दीवार के साथ हमने बांध दिया, वॉल के साथ दो केबल के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हमने, दो केबल AB और AC, BC और AC, ठीक है, BC और AC दो केबल है, दो केबल के हेल्प से हमने किया यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक लाइट हमने सीलिंग से हम इलेक्ट्रिक लाइट को हम यहाँ पे फिक्स कर रखा है, ठीक है। तो अब हमें डिटरमिन करना पड़ेगा ये जो AC केबल है और BC केबल है, दोनों में कितना टेंशन है, AC केबल में कितना टेंशन है और BC केबल में कितना टेंशन है, और लाइट का वेट है 15 न्यूटन, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉब्लम, एक इलेक्ट्रिक लाइट है, दो केबल से यहाँ पे वॉल के साथ और सीलिंग के साथ हमने फिक्स कर रखा है, और हर एक केबल में क्या टेंशन है, क्या फोर्स है, वो हमें डिटरमिन करना है। क्या कर रहे हो कल भी? क्लियर? प्रॉब्लम समझ में आया सबको? पहले इस प्रॉब्लम को करने के लिए पहले फोर्स डायग्राम, जो लेविस थ्योरम में जैसे फोर्स डायग्राम था ना, PQ R और अल्फा बीटा गामा, वो डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद ये प्रॉब्लम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये करके बताओ मुझे। सबको प्रॉब्लम क्या करना है वो समझ में आ गया? करना क्या है, प्रॉब्लम समझना बहुत जरूरी है। और इस क्लास के बाद भी ज्वाइन होना है क्या? हाँ, इस क्लास खत्म होने के बाद भी ज्वाइन होना है? हाँ, दोबारा ज्वाइन होना है, क्योंकि मेरा क्लास तो 12:50 तक है ना। हाँ हो गया। सर ब्रेक होगा बीच में? हाँ, 5 मिनट के मैं ब्रेक दूंगा, ये प्रॉब्लम कर लो, ठीक है, ये प्रॉब्लम कर लो, ये सेशन खत्म होते 5 मिनट के बाद सब दोबारा ज्वाइन हो जाएंगे। ये प्रॉब्लम आपने नोट डाउन कर लो और
ब्रेक के बाद मैं इसका आंसर पूछूंगा, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो इस प्रॉब्लम में सिर्फ सेम टाइप का प्रॉब्लम है। दो केबल है ए बी, ए सी एंड बी सी, दो केबल से एक वेट को हम यहाँ पे हैंगिंग कंडीशन में रख दिया है, ठीक है, 2000 न्यूटन। तो हमें डिटरमिन करना पड़ेगा T1 वैल्यू और T2 वैल्यू डिटरमिन करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली एंगल वैल्यू दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे लेंथ दे रखा है, ठीक है। ये जो लेंथ है, लेंथ दे रखा है, लेंथ से हमें एंगल वैल्यू अल्फा, बीटा, थीटा, गामा ये सब वैल्यू निकालना पड़ेगा। उसके बाद ही हम क्या करेंगे, हमें ये प्रॉब्लम करता है। तो थोड़ा चटपट कर लो ये प्रॉब्लम 5 मिनट में, उसके बाद मैं बता दूंगा। अगर ये प्रॉब्लम कोई किसी ने कर पाया है तो मतलब ये जो लेमिस थ्योरम है उसका मैक्सिमम वो समझ में आ गया, लेमिस थ्योरम। यहाँ पे मैंने फोर्स डायग्राम भी ड्रॉ कर रखा है। हमें मेनली निकालना पड़ेगा थीटा वैल्यू क्या है, ये जो ये वैल्यू है, ये एंगल क्या है और ये एंगल क्या है। ये दोनों एंगल, अगर ये एंगल अगर थीटा हम मान ले और ये एंगल अगर गामा मान ले, तो थीटा और गामा का वैल्यू क्या होगा वो इस फिगर से हमें डिटरमिन करना पड़ेगा। उसके बाद बाकी सब तो प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह सेम है।
समझ में आ रहा है कैसे थीटा और गामा वैल्यू का निकालना है? यस सर। ठीक है, पहले थीटा वैल्यू की, थीटा का और गामा का वैल्यू क्या है मुझे बताओ। मैं सारा स्टूडेंट से कह रहा हूँ जब भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्लास होगा तो कैलकुलेटर साथ में लेकर आना, क्योंकि अगर अपने हाथ से नहीं करोगी तो प्रॉब्लम कुछ भी समझ में नहीं आएगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, हाईली मैथमेटिकल सब्जेक्ट है। जब तक मैथमेटिकल अपने हाथ से नहीं करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा और सब्जेक्ट भी इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, बोरिंग लेक्चर लगेगा। लेकिन जब अपने हाथ से करोगी ना तब सब कुछ इंटरेस्टिंग लगेगा। सर अल्फा 55.58 डिग्री। क्या अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू? थीटा की वैल्यू कह रहा हूँ 55.58। अच्छा, और गामा? गामा निकाल रहा हूँ अभी। तो 34.47 डिग्री। कितना वैल्यू है? देखो एबीसी मुझे ट्राइंगल है, एबीसी जो ट्राइंगल है उसका एक साइड का वैल्यू है 10 मीटर, दूसरी साइड का वैल्यू है 6 मीटर और तीसरी साइड का वैल्यू है 8 मीटर और 6 मीटर। कोई बता सकता है ये कौन सी टाइप का ट्राइंगल है? स्केल एंड हाँ, स्केल एंड ट्रायंगल। स्केल एंड ट्रायंगल। स्केल एंड ट्रायंगल क्या होता है? सर राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें कौन सी एंगल 90 डिग्री बताओ? यस 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 यस। कौन सी एंगल 90 डिग्री? सर एंगल ए या बी? नहीं, कौन सी एंगल? सर एंगल बी, एंगल बी। सर एंगल सी हमारा 90 डिग्री है। एंगल सी कुछ भी बोलने से क्या होगा? एंगल सी 90 डिग्री। देखो क्यों 90 डिग्री? देखो 10 स्क्वायर मतलब एबी स्क्वायर, एबी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है? इक्वल टू 10 स्क्वायर इक्वल टू 100। और हमारा आ रहा है एबी स्क्वायर एसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। एसी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है? 8 स्क्वायर इक्वल टू 64 एंड बीसी स्क्वायर इक्वल टू
6 स्क्वायर इक्वल टू 36 36। ठीक है, तो मतलब AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है 64 प्लस 36 इक्वल टू 100 आ रहा है कि नहीं, इक्वल टू AB स्क्वायर। हुआ कि नहीं बताओ? हुआ सर। दैट इज AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। तो हमारा AB है हाइपोटेन्यूस और AC और BC के बीच कोई भी एक परपेंडिकुलर और बेस होगा। तो मतलब दैट इज दिस एंगल C एंगल हाइपोटेन्यूस का ऑपोजिट एंगल 90 डिग्री होता है ना। हाइपोटेन्यूस का ऑपोजिट एंगल 90 डिग्री होता है। तो हमारा ये जो पूरा C वैल्यू है 90 डिग्री, दैट इज यहाँ पे थीटा प्लस गामा इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा प्लस गामा इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? थीटा प्लस गामा इक्वल टू 90 डिग्री हम लिख सकते हैं ना, कि लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? यस सर। अब हम और एक लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी हम लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों का एंगल, ये एंगल यस सर और ये एंगल दोनों का सम 90 डिग्री होगा। ठीक है, अगेन अल्फा इक्वल, अगेन और एक लिख सकते हैं अल्फा प्लस थीटा दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री एंड बीटा प्लस गामा that is also equal to 90 डिग्री। लिख सकते हैं कि नहीं? अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री। देखो ये छोटा ट्रायंगल है अल्फा ACD, इस ट्रायंगल से क्या है, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, तो अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। सिमिलरली बीटा प्लस गामा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मैंने जो ऑलरेडी मैंने लिखा है वो यहाँ पे क्लियरली मैंने लिख रखा है। देखो AB स्क्वायर इक्वल टू इतना AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल C एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर C एंगल 90 डिग्री होगा साइन अल्फा का वैल्यू, साइन अल्फा इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय AB। देखो साइन अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय AB, है ना। तो यहाँ से हम अल्फा वैल्यू निकल पाएंगे। देखो साइन अल्फा मतलब क्या है, देखो इस ट्रायंगल में, बड़ा ट्रायंगल में ये हमारा अल्फा वैल्यू, ये हमारा 90 डिग्री। ठीक है, तो अल्फा जिस एंगल का उसी एंगल का ऑपोजिट एंगल परपेंडिकुलर होता है, तो BC हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस है हमारा AB, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस BC बाय AB दैट इज 6/10 इक्वल टू 0.6 इक्वल टू अल्फा इक्वल टू 36.87 डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री दैट इज बीटा इक्वल टू 53.90 माइनस अल्फा। अल्फा वैल्यू ऑलरेडी हमने निकल लिया दैट इज 53.13 डिग्री। तो अल्फा निकल गया, बीटा निकल गया। ठीक है, तो थीटा कैसे निकालेंगे? तो थीटा वैल्यू है हमने ऑलरेडी पिछले एक्सप्रेशन में लिखा था, थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री दैट इज थीटा इक्वल टू 90 माइनस अल्फा दैट इज 90 माइनस 36.87 इक्वल टू 53.13 डिग्री। क्लियर? समझ में आ रहा है? यस सर। राइट, ठीक है। उसके बाद है गामा इक्वल टू, ऑलरेडी हमने पिछले एक्सप्रेशन में लिखा था बीटा प्लस गामा इक्वल टू 90 डिग्री, तो दैट इज गामा इक्वल टू 90 माइनस बीटा। यहाँ पे लिखा गामा इक्वल टू 90 माइनस बीटा
बीटा का वैल्यू ऑलरेडी हमने यहाँ पे निकल लिया 53.13 दैट इज इक्वल टू 36.87। तो हमारा थीटा वैल्यू आ रहा है 53 और गामा वैल्यू आ रहा है 36.87 डिग्री। ठीक है, तो थीटा वैल्यू और गामा वैल्यू निकल गया। बाकी तो सब प्रीवियस एग्जाम्पल में जैसे हमने करा था उस सेम तरीके से हम करेंगे। तो टोटल एंगल आ रहा है, ये दोनों का सम कर देंगे, दैट इज 90 डिग्री आएगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे T1 इक्वल टू टेंशन इन AC और T2 इक्वल टू टेंशन इन BC। सी पॉइंट में हम क्या करेंगे, लेमिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, लेमिस थ्योरम अप्लाई करके सर हमने पीछे थीटा और गामा निकाला ही क्यों है? निकाले क्या बताओ, मेन क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्यों निकाले बताओ। तो हमें पता है टोटल एंगल C 90 डिग्री हमें पता है, फिर भी हम थीटा और गामा क्यों निकाल रहा है, कोई बता सकता है? 10 मिनट और। यस सर। बताओ क्या, किस लिए हम निकल रहे हैं? यस सर, वो एक्सटीरियर एंगल के लिए। राइट, बाकी जो दो एंगल है वो कैसे निकलेंगे अगर थीटा और गामा वैल्यू नहीं पता है तो? ये जो गामा वैल्यू अगर पता है तभी तो हम इस वैल्यू निकल पाएंगे, थीटा वैल्यू पता है तभी तो हम इस एंगल का वैल्यू निकल पाएंगे, है ना सर अटेंडेंस ले लो। अरे तुम्हें क्या अटेंडेंस लेना, अभी टाइम है, मैं सही टाइम में अटेंडेंस ले लूंगा, तुम टेंशन मत लो, तुम प्रॉब्लम में ध्यान दो। ये समझ में आ रहा है कि नहीं वो बताओ? क्लियर? थीटा वैल्यू और गामा वैल्यू इसलिए हमने निकल रहा है। ठीक है, तो बाकी हम क्या करेंगे, बाकी लेमिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। लेमिस थ्योरम में ये सारा वैल्यू पुट कर देंगे। बाकी जो प्रीवियस एग्जांपल में हमने जैसे करा था सेम तरीके से यहाँ पे हम, ठीक है, T1 बाई साइन BC, T2 बाई दिस एंड T3 बाई साइन 90 डिग्री होगा, यहाँ पे थीटा प्लस गामा होगा। ठीक है, T1 वैल्यू दिस, T2 वैल्यू दिस। ठीक है, थीटा वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हमारा आएगा T1 बाई साइन 143.13, T2 बाई साइन 126.87 इक्वल टू 2000 बाई 1। ठीक है, तो T1 इक्वल टू 2000 इंटू T1 इक्वल टू 2000 इंटू साइन 143.1 दैट इज 1200 न्यूटन। Similarly, T2 value equal to 2000 into sin 126.87 that is equal to 1600 न्यूटन। ये हमारा आंसर। क्लियर सबको? कोई डाउट किसी का बताओ? सर मेरा क्वेश्चन है एक। बताओ। सर इसमें अगर हमें 10 और 6 और 8 मीटर हमें मेंशन नहीं किया होता तो किस तरीके से करते हैं हम इसे? तो अब एंगल वैल्यू दिया होता है। ठीक है, यहाँ पे एंगल वैल्यू दिया नहीं है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंगल वैल्यू मेंशन नहीं हुआ है, सिर्फ लेंथ वैल्यू दिया हुआ है, इसलिए एंगल लेंथ। लेकिन पिछली प्रॉब्लम में देखो, पिछली प्रॉब्लम में लेंथ नहीं दिया हुआ है लेकिन एंगल वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे देखो एंगल दिया हुआ है लेकिन लेंथ का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो एक कुछ ना कुछ दिया वहाँ पे प्रॉब्लम में रहेगा, जिससे तुम प्रॉब्लम कर पाओगे। राइट? यस सर। सर बट ऐसा तो नहीं होगा कि एंगल भी नहीं दे रखे और हमें और लेंथ भी नहीं दे रखी है, तब भी कर सकते हैं तो हम तीसरा कुछ क्लू तो वहाँ पे प्रॉब्लम में होगा, तो वो क्लू ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। अब देखो और एक प्रॉब्लम है, ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, ये झटपट कर लो, आंसर कर लो, 2 मिनट में बताओ मुझे आंसर इसका। 3 फोर्स ऐड कर रहा है, तीनों फोर्स का 20 का एंगल दिया हुआ है, जस्ट सिंपली थ्योरम पुट करो और आंसर बताओ। इस सब्जेक्ट में जितना ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगी उतना ज्यादा ये सब्जेक्ट क्लियर होगा, क्योंकि इसमें थियोरेटिकल कुछ है ही नहीं,
पूरा का पूरा प्रॉब्लम बेस्ड सब्जेक्ट, इसलिए मैं बहुत सारी प्रॉब्लम करवा रहा हूँ ताकि सबको क्लियर हो जाए, सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज हो जाए। तो 7.07 न्यूटन पी और क्यू हमारा 5 न्यूटन। ठीक है, देखते हैं क्या है। हाँ, 7√2 7 इंटू √2 करके जो आएगा वो क्यू वैल्यू 5 न्यूटन आएगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, सिंपल प्रॉब्लम है। ठीक है, सबको समझ में आया ना? मुझे बताना पड़ेगा दोबारा। और स्टूडेंट प्लीज एक बार को अनम्यूट करके बताओ मुझे क्या चल रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है सर। यस सर। यस सर। रेस्पॉन्स नहीं करोगे तो मैं कैसे समझूंगा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है? ठीक है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपका नोट डाउन कर लो, ये होमवर्क है, नोट डाउन कर लो। सर फोटो खींच लिए इसकी। इसलिए सारा स्टूडेंट का नोट डाउन कर लिया, सारा स्टूडेंट? यस सर, कर लिया। ये प्रॉब्लम यहाँ पे करो। क्रेन टाइप का है, क्रेन में जैसे होता है ना, क्रेन टाइप का यहाँ पे एक लोड है क्रेन के ऊपर। व्हाट इज एक्सियल फोर्स? एक वर्टिकल लोड 800 न्यूटन का एक लोड यहाँ पे इस पॉइंट में एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो हमें निकलना है ये जो दोनों जो केबल है, दोनों जो स्ट्रिंग है, ठीक है, क्रेन का जो दोनों केबल है, दोनों में कितना टेंशन है, ठीक है, वो डिटरमिन करना। अब मुझे एक कॉमन सेंस से बताओ, कौन सी एक केबल में टेंशन होगा, एक केबल में कॉम्प्रेशन होगा? कौन सी केबल में टेंशन होगा, कौन सी केबल में कॉम्प्रेशन होगा? ए केबल में टेंशन या कॉम्प्रेशन होगा, बी केबल में टेंशन या कॉम्प्रेशन होगा? थोड़ा कॉमन सेंस से मुझे बता सकते हो? सर टाई रोड में हमारा टेंशन होगा और जिब में हमारा कंप्रेशन होगा। राइट, जिब में हमारा कंप्रेशन होगा। थैंक यू। थोड़ा ये प्रॉब्लम करो।
सर अटेंडेंस ले ली क्या? अटेंडेंस ले लूंगा, तुम्हें टेंशन क्यों हो रहा है? अटेंडेंस ले लूंगा, वेट करो थोड़ा। नहीं सर, वो एक बच्चे ने प्रेजेंट लिखा ना, मुझे लगा अटेंडेंस। नहीं नहीं नहीं, जो मैं जिस टाइम में अटेंडेंस बोलूंगा उस टाइम में प्रेजेंट बोलोगी तो भी काउंट होगा। उससे पहले अगर प्रेजेंट देकर क्लास छोड़ के चल जाओगे तो काउंट नहीं होगा, मैं काउंट नहीं करूंगा उसको। ठीक है, तो प्लीज जब तक मैं ना बोलूं तब तक कोई यहाँ पे प्रेजेंट मत लिखना। ये जो आयुष कुमार है ना, आयुष कुमार, ऐसा मत करना आगे से, अदरवाइज नेगेटिव इंप्रेशन होगा तुम्हारा। टू 2185.7 देखते हैं कितना न्यूटन आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए पहले फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं एक बार फोर्स डायग्राम समझा देता हूँ, उसके बाद बाकी तो सब फॉर्मूला है। देखो ये टाई रॉड है, टाई रॉड के साथ मान लो P1 फोर्स ऐड कर रहा है ऊपर का फोर्स में, और नीचे का जो जीभ है, जीभ में P2 फोर्स ऐड कर रहा है, और W है हमारा वेट ऐड कर रहा है वर्टिकली डाउन में। ठीक है, ये एंगल हमारा 30 डिग्री दिया हुआ है, तो सिमिलरली दिस एंगल ऑल्सो भी 30 डिग्री है ना। अब हमारा दिस एंगल 45 डिग्री, तो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल? ठीक है, दिस एंगल ये जो है, ये एंगल हमारा 40 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल, तो ये जो एंगल है, ये एंगल हमारा होगा 15 डिग्री। ठीक है, क्योंकि टोटल हमारा 45, ये जो टोटल एंगल है टोटल 45, टोटल 45 से ये हमारा 30 माइनस हो गया, बाकी रह गया हमारा 15 डिग्री। क्लियर? तो ये 30 डिग्री होगा, 15 डिग्री होगा। अब हमें जो P2 फोर्स है, P2 फोर्स हम क्या करेंगे, P2 फोर्स को एज ए कंप्रेशन फोर्स, तो ये हम थोड़ा बहुत ऊपर में डॉटेड लाइन में एक्सपांड कर देंगे P2 फोर्स को। ठीक है, P2 फोर्स को एक्सपांड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा लाइन तो फोर्स डायग्राम ये होगा, ये हमारा P2 फोर्स है, और ये हमारा हो गया टाई रॉड का जो फोर्स है, और ये हमारा W फोर्स है, ये हमारा W फोर्स, ये हमारा P2 फोर्स, और ये हमारा P1 फोर्स। ठीक है, और ये P1 फोर्स के बीच में ये जो टोटल एंगल है, P1 और W का बीच में जो टोटल एंगल है, वो है हमारा इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। 45 डिग्री। हाँ 45 डिग्री है। इस लाइन को थोड़ा हम एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, टोटल एंगल 45 डिग्री होगा, लेकिन ये जो एंगल है, ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, और ये एंगल हमारा 15 डिग्री है।
15 डिग्री है। तो इस वैल्यू से हम क्या करेंगे, इस एंगल का वैल्यू निकल पाएंगे, और ये जो 30 डिग्री है, ये जो 30 डिग्री है, 30 डिग्री से हम ये जो एंगल है इस एंगल का वैल्यू निकल पाएंगे, ठीक है, वैल्यू निकल। तो ये हमारा 165 डिग्री हो गया, 180 माइनस 15 दैट इज 165 डिग्री, और ये हमारा 180 माइनस 30 दैट इज 150, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू तो हमारा ये हमारा वैल्यू हो गया, ये हो गया हमारा 30 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, और ये 165, और ये 150 डिग्री, 150 डिग्री, ये आपको 150 डिग्री, और ये हमारा होगा 45 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या, तीनों एंगल मिल गया, W हमें वैल्यू पता है, तो लेमिस थ्योरम अप्लाई करके हमें वैल्यू निकल पाएंगे, ठीक है। देखो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, W बाई दिस, P1 बाई दिस, P2 बाई दिस एंड W बाई दिस, ठीक है। P1 वैल्यू आ रहा है 1545.6 और P2 आ रहा है 2185.5 P2, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, इस तरह का प्रॉब्लम एग्जाम में आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ये टॉपिक आज ही खत्म हो जाएगा, और थोड़ा बहुत असाइनमेंट में डाल दूंगा। जो असाइनमेंट मैं गूगल क्लासरूम में असाइनमेंट डाल रहा हूँ, गूगल क्लासरूम में सारा असाइनमेंट सारा स्टूडेंट असाइनमेंट करके ऑन टाइम ड्यू टाइम से पहले सबमिट कर देना सर, ठीक है। सर हमें एक नोटबुक बनानी है इसके लिए या फिर पेजेस में करना है सर? नहीं, नोटबुक बना लो तो तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि नोटबुक बना के स्कैन करके भेज दो मुझे, और नोटबुक अपने पास रह जाएगा, वो पीयू सर में काम आएगा, ठीक है। ओके सर। तो आज आप सब अपना अपना अटेंडेंस डाल दो, ठीक है, प्रेजेंट लिख दो, बस सिर्फ प्रेजेंट लिखना, दूसरा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, नाम वगैरह सब ऑटोमेटिक आ जाता है, प्रेजेंट लिख दो बस। और अपना जो जूम अकाउंट का नाम अपना नाम में रखना, दूसरा कोई नाम मत करना, क्योंकि मुझे पहचानने में दिक्कत होगी बात। हाँ ओम मिश्रा, क्या हैंड रेज क्यों किया बताओ? सर वो गलती से हो गया। ठीक है, ओके। सर लीव कर दे अब क्लास? हाँ, जो जिसके अटेंडेंस हो गया वो लीव कर सकते हैं। ओके सर। सबका अटेंडेंस हो गया, आई थिंक सबका हो गया, ठीक है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।